आज हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशंस की ना, कि अभी तक हमने परमुटेशन पढ़ लिया है कि परमुटेशन क्या होता है। इट इज एन अरेंजमेंट, कि किसी चीजों को अरेंज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम परमुटेशन बोलते हैं। उसका फॉर्मूला हमने समझा है कि एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। फिर हमने इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स देखी हैं कि अगर सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तब तो ये फॉर्मूला लग जाता है। जब सारे ऑब्जेक्ट्स लेने होते हैं, मतलब अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है और 5 ऑब्जेक्ट्स को ही सिलेक्ट करना है, तो हमने कहा वहां पे फॉर्मूला लगेगा एन फैक्टोरियल का। ठीक है ना, अरेंजिंग एन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स। भाई तुम्हारे को ऐसे कहूं कि 4 नंबर्स हैं, इनको अरेंज करो, तो इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। तो वही तरीका है कि 4 ऑब्जेक्ट्स में से 4 नंबर में से 4 नंबर को ही अरेंज करना है, तो इसको हम एन फैक्टोरियल वे से पढ़ा था। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इसमें और भी थ्योरम्स हमने पढ़ी थी, जैसे सेम ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एन की पावर आर हो जाती है। अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स सेम हो जाए, है ना, कि एन की पावर आर कब थी, याद है क्या? एन की पावर आर ये कब लगा था? ये जब लगा था सर, जब हमने क्या किया था कि रिपीटिंग अलाउ होती है, रिपीटेशन अलाउ होता है। ये रिपीटेशन के लिए पढ़ा था, तो ये बातें थोड़ी सी रिवाइज कर लो यार। देखो थोड़ा सा प्रोसेस को समझोगे ना, प्रोसेस समझ लोगे ना, उन क्वेश्चंस में थ्योरम्स कब अप्लाई करनी है, तो फिर क्वेश्चंस करते वक्त पढ़ते वक्त तुम्हारे दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी रहेगी। ठीक है, तो उसी तरीके से आज क्लियरिटी हम करते हैं कॉम्बिनेशन की। देखो कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है, सिलेक्शन का प्रोसेस कोई कॉम्बिनेशन का है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना इज नोन एज कॉम्बिनेशन। अब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कैसे करना है, क्या मतलब है इस चीज का? मैंने कहा देखो आपके पास 3 लेटर है, पी, क्यू और आर। मैंने कहा इनमें से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो। तो मान लो हमने कहा कि चलो 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, वेज, नंबर ऑफ वेज फॉर 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट, 1 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। बताओ भाई कितने तरीकों से तुम इसमें से एक ऑब्जेक्ट ले सकते हो? बोला देखो पी ले सकता हूं एक तरीका, क्यू ले सकता हूं दूसरा तरीका, आर ले सकता हूं तीसरा तरीका। अब इसके अलावा तो कुछ नहीं लोगे, तो 3 वेज से कर सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि कुछ सिलेक्ट नहीं करना, इसके कितने तरीके हैं? हाउ मेनी वेज टू सिलेक्ट नथिंग। तो आपने कुछ नहीं लिया, तो इसका एक ही तरीका है कि आप कुछ नहीं लोगे। कितने तरीके? एक तरीका, 0 तरीका नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक तरीका है कि आपने कुछ नहीं लिया। जैसे मान लो मैं तुम्हें ऐसे कह दूं कि तुम्हारे पास सामने ना एक ड्यू की बोतल है और एक पेप्सी की बोतल है। अब तुम क्या कर सकते हो? या तो ड्यू पी सकते हो, या फिर पेप्सी पी सकते हो, या फिर दोनों पी सकते हो, या फिर नहीं पियो। तो नहीं पीना भी एक सिलेक्शन है। ठीक है ना, तो हाउ मेनी वेज? नथिंग सिलेक्शन, नथिंग बी सिलेक्ट, कि कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, इसका भी कितने तरीका है? 1 वेज। ठीक है ना, तो ये नथिंग सिलेक्शन हम पढ़ेंगे इसको भी। फिर हम बात करता हूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि 2 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करो, 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, तो आप देखो यहां पे मैं तुम्हें लिख देता हूं, आपने पी लिया, आपने क्यू लिया, आपने आर लिया। ठीक है, अब 2 ऑब्जेक्ट लिया तो एक बच्चा आया, बोला सर मैंने पी और क्यू लिया। ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर छुपी हुई है कि 2 ऑब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आप, एक बच्चा आया बोला मैंने पी और क्यू लिया। ठीक है, एक बच्चा आया बोला सर मैंने पी और आर लिया। ठीक है, एक बच्चा आया बोला सर क्यू और आर लिया। ठीक है, और एक बच्चा आके बोला सर मैंने आर और क्यू ले लिया। और एक बच्चा आया बोला सर मैंने आर पी लिया, और एक बच्चा आया बोला क्यू और पी ले लिया। तुम देखो क्या ये सिलेक्शन सही है? भाई सिलेक्शन का मतलब तुम्हारे पास वो चीज होनी चाहिए। अब तुम्हारे पास पी और क्यू हो या फिर क्यू और पी हो, बात तो एक ही है। अरे यार मैंने तुम्हें कहा था दो दो पेप्सी, 2 ठंडे होने चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुना, मैंने तुमको कहा 2 कोल्ड ड्रिंक्स होनी चाहिए। एक मान लो तुम्हारी ड्यू है, ड्यू, ड्यू को कैसे लिखते हैं? चलो ड्यू, और एक पेप्सी, और एक कोक, कोका कोला। अब एक बच्चा है बोला सर मैंने ड्यू ले लिया और पेप्सी ले लिया, डीपी, ड्यू एंड पेप्सी। एक बच्चा है सर मैंने पेप्सी और ड्यू लिया। अब भाई मैंने उसको कहा बच्चा तू ना इसमें से 2 चीजें सिलेक्ट कर। एक बच्चे ने ड्यू और पेप्सी कर ली, और उसी बच्चे ने कहा मैंने पेप्सी और ड्यू किए। क्या ये अलग सिलेक्शन है दोनों? अरे है तो 2 ही ठंडे ना, सेम ही तो है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं कि ऑर्डर, कोई चीज पहले ली बाद में ली, बाद में ली पहले ली, इस ऑर्डर का इफेक्ट नहीं पड़ता है सिलेक्शन में।
अरेंजमेंट में पड़ता है। अरेंजमेंट मतलब परमुटेशन में। तुमने अगर एक कोड बनाया तो 1 2 3 बनाया और 3 2 1 बनाया, तो ये दोनों अलग अलग कोड है। समझ पा रहे हो? इसमें ये भी अलग है, 2 3 1 ये भी एक कोड है। तो यहाँ पे जगह मैटर करती थी, ऑर्डर मैटर करता था, बट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर डजंट मैटर। ये बात समझनी है, ठीक है ना? यही बस दोनों में डिफरेंस है कि तीन चीजों को सिलेक्ट करना और तीन चीजों को अरेंज करना, ये दोनों चीज बातें अलग अलग है, ठीक है? तो ये ड्यू और पेप्सी से उम्मीद कर रहा हूँ तुम्हारे को चीजें समझ में आ रही होंगी कि पहले कौन सी चीज ली, बाद में कौन सी ली। तो मैंने कहा बच्चा, अगर पी क्यू लिया, क्यू आर लिया और पी आर लिया, तीन तरीके ही हैं, 3 वेज। अगर मैं तुम्हें कहता हूं इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो पी क्यू, क्यू आर, पी आर, फिर तुम लिखते क्यू पी, आर क्यू और आर पी। तो देर आर टोटल 6 वेज टू अरेंज। चेक कर लो, अगर तुमने परमुटेशन पढ़ा है तो तीन में से दो चीजें, तो एन की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू 2 है, तो आप लिखते 3p2, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 लिखते डिवाइड में, हाँ ऑब्वियसली 1 भी लिख देते। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 2, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आया 3। तो तीन में से दो चीजें को अरेंज करने का कितना तरीका हुआ, 3 वेज ही हुए। ये तो गलत हो गया यार, अपन ने साथ अन्याय कर दिया अपन ने। अच्छा ये, अरे यार मैंने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया ना। हाँ, अरे फॉर्मूला ही अपन ने कॉम्बिनेशन का लगा दिया, मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा नहीं। तो एन पी आर क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। तो इसको सोल्व करते तो क्या लिखते, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल। तो होता 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 से एक ही बात है, 3 2 जा 6। तो देखो वहां पे जो अरेंजमेंट था वो ये 6 था, बट सिलेक्शन ओनली 3 तरीकों से, 3 वे से हो सकता है, ये रहे वो तीनों। हाँ ऑब्वियसली ये तीनों भी एक ही अलग है, या तो ये तीनों लो या फिर ये तीनों लो। बट अगर तुम्हें अरेंजमेंट करना था, परमुटेशन करना था, तो टोटल 6 वेज होते थे, है ना? क्लियर हो रहा है? थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन आगे आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्योंकि मैं मिक्स इसलिए कर रहा हूँ भाई, मेन बात ही इसी के ऊपर छुपी हुई है ना, कि कॉम्बिनेशन क्या है और अरेंजमेंट परमुटेशन क्या था। अब क्लियर हो पा रहा है अगर आप इस चीज को आराम से समझ रहे हो तो। अब मैंने कहा 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का, 3 ऑब्जेक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो कितने तरीकों से कर सकते हो, तो आप कहोगे ओनली 1 वेज से। अब इसकी जगह मैं 4 ऑब्जेक्ट भी लगा के सकता हूं, तुम्हारे को 5 भी लगा सकते हैं, बट प्रोसेस यही समझना है। तो देखो हम इस चीज को समझते हैं कि अगर हमारे को 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर, वो क्या करने थे, अरेंज करने थे, ठीक है ना? तो इस चीज को हमने कहा कि पहले हमने 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए। अब 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, मान लो मैंने इनमें से PQ को सिलेक्ट किया। अब मुझे पता है कि PQ आपस में जगह भी तो बदलेगा, तो इस PQ के 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो मैं यहाँ पे अरेंजमेंट को कॉम्बिनेशन के साथ रिलेट कर रहा हूँ कि आपका जो अरेंजमेंट है वो कैसे आ सकता है। पहले आपने कोई 2 चीज सिलेक्ट की है, फिर वो अपनी जगह बदल सकती है, तो PQ और QP 2 बन जाएंगे। तो ये कितने तरीकों से जगह बदल सकता है, 2 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल। यही सेम एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, उसी के थ्रू तुम्हें कॉम्बिनेशन पढ़ाया गया है। मैं फिर बता देता हूं, आपको 3 में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, सॉरी यहाँ पे अरेंज करने हैं। तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है, ऑब्वियसली 6 आएगा आंसर, है ना, हमें पता है। बट हमने कहा पहले देखो 3 में से 2 ऑब्जेक्ट को कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया हमने, फिर हमें पता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो 2 बार जगह बदल सकता है, तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। यही फॉर्मूला हमें कॉम्बिनेशन का समझना, यहां से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो 2 2 और 2। अब इस चीज को ऐसे बताओ मुझे, मैंने तुम्हें कहा 4 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट अरेंज करने हैं, तो पहले तुम क्या करोगे, 4 में से 3 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्शन है। फिर वो जो 3 चीजें हैं, मान लो P Q और R है, ये आपस में कितने तरीकों से जगह बदल सकती है। तो भाई से देखो 3 चीजों को 3 जगह पे रखना है, भाई P Q R को 3 जगहों पे रखना है। तो हमने कहा N की वैल्यू भी 3 है और R की वैल्यू भी 3 है। इस तरीके से नहीं जाना है, हमें ये समझना है कि 1 2 3 जगह, तो इसको कितने तरीकों से चेंज कर सकता हूँ, 3 तरीकों से। फिल कर सकता हूँ इसको कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। इसको कितने तरीकों से, 1 तरीकों से। तो इसका आंसर क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 आया, जिसको हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 3 चीजें, मैंने तुम्हें कहा ना N फैक्टोरियल क्या काम आता है, यही तो था वो, कि 3 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है।
तो कितने तरीकों से अरेंज हो सकता है? 3 फैक्टोरियल से। 4 चीजों को 4 जगह पे अरेंज करना है, 4 चीजों को अरेंज करना है कि आपके पास 4 चीजें, उनमें से 4 चीजें लेकर उनको अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ लिया n फैक्टोरियल का, तो उसी प्रोसेस को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे 3 फैक्टोरियल। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास 7 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 7 ऑब्जेक्ट में से 5 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले मैंने 7 में से कोई 5 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किए, फिर ये जो 5 ऑब्जेक्ट है वो 5 फैक्टोरियल वे में जगह बदल सकते हैं। कितने फैक्टोरियल वे में? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 में से 5 ऑब्जेक्ट, मान लो P Q R S T, ये आपके पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको 5 प्लेसेस पे, मतलब इनकी 5 प्लेसेस यही आपस में कितने तरीकों से जगह बदल सकते हैं। तो आप कहोगे देखो सर ये जो है इसमें मैं 5 ऑब्जेक्ट्स फिल कर सकता हूँ P Q R S T में से, ये वाला जो प्लेस है इसको मैं 4 वेज से फिल कर सकता हूँ, इस प्लेस को 3 वेज से, इस प्लेस को 2 वेज से और इस प्लेस को 1 वेज से। तो देखो 5 आंसर क्या आ रहा है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो यही मैंने लिखा है। तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया बाबा। कौन सा फॉर्मूला? कॉम्बिनेशन का। कैसे? देखो हमने R और N की बात समझी थी। किसकी बात समझी थी? R और N। R का मतलब देखो, N का मतलब है टोटल ऑब्जेक्ट्स थे और R का मतलब है टेकन एट ए टाइम, टेकन एट ए टाइम, R ऑब्जेक्ट्स टेकन एट ए टाइम। तो सेम कि अगर आपको N ऑब्जेक्ट्स को में से R ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? अरेंज करना है। परमुटेशन ऑफ फ्रॉम परमुटेशन ऑफ N ऑब्जेक्ट्स टेकन R ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, किसके इक्वल लिख दिया हमने? देखो इसी के प्रोसेस के अकॉर्डिंग कि आप उसको लिखोगे NCR इंटू R फैक्टोरियल। यहाँ पे देखो ये जो 5 है सब में सेम है ना, तो R नीचे है तो वहां पे इसने इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब मुझे अगर NCR की वैल्यू लिखनी है तो NCR की वैल्यू ये R फैक्टोरियल इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, NPR डिवाइड बाय R फैक्टोरियल। तो NCR किसके इक्वल हो जाएगा? NPR की वैल्यू क्या है बच्चा? देखो N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस R फैक्टोरियल, और इसको मैं रेसिप्रोकल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दूं क्या? फिर डिवाइड में था और किसी चीज के कोई डिवाइड में होता है, क्योंकि ऊपर फ्रैक्शन बन गया तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो गया। तो इस पूरी चीज को इसने लिख दिया कि NCR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। ये आपका क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। इफ यू सिलेक्ट R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या बोल रहा हूं मैं? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो आप क्या फॉर्मूला को? N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास P Q R S 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसमें से तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो? ठीक है, क्लास में 4 बच्चे, इनमें से 2 बच्चे लेने हैं, कितने तरीकों से ले सकते हो? तो नॉर्मल तुम क्या कहते हैं? सर हम PQ को ले सकते हैं, भाई 2 बच्चे लेने मेरे को, P और Q। मैं नहीं कह रहा कि एक को मेरे को कैप्टन बनाना, एक को वाइस कैप्टन बनाना, नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ 2 बच्चे लेने हैं, तो आप P और Q को ले सकते हो, P और R को ले सकते हो, P और S को ले सकते हो, QR QS और RS, देख लो। अब अगर इसी चीज को मैं तुम्हारे को इस फॉर्मूले से समझाऊं, तो टोटल तुम्हारे पास N की वैल्यू 4 है और R की वैल्यू क्या है बच्चा? 2, तो आप क्या लिखते? 4C2। फॉर्मूला हो जाता 4 फैक्टोरियल N फैक्टोरियल डिवाइड बाय R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। देखो N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखते हैं 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख लो, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल इंटू ये भी कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल को मैं 2 इंटू 1 लिख लूँ, इस 2 से 2 कैंसिल, तो 3 2 जा 6, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 6। समझ में आ रहा है? फॉर्मूला, प्रोसेस, सारी चीजें समझ में आ रही है? ये बेसिकली यही तो हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट है या समझने वाली बात है। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आप 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। क्यों होगी भाई? हमने नॉर्मली इस चीज को समझा है कि कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हो उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को नहीं लेना। 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने का मतलब क्या है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक ही तरीका है, 1 वे, तो उसी के हिसाब से हमने इसका आंसर 1 लिख दिया। अब देखो
अगर तुम इसको 1 नहीं लिखते तो तुम इसका आंसर ऐसे निकाल पाते, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। हमें पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 n हो जाता इंटू n फैक्टोरियल, ये कट गया। 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी, तो 1 बाय 1 कितना आ गया 1। पकड़ में ही बात, 0 फैक्टोरियल 1 पढ़ाया था ना मैंने कि फैक्टोरियल में 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, तो उसके हिसाब से हमने इसको सोल्व कर लिया। क्लियर हो पा रही है बात है भाई? देखो ये तो हो गया बेसिक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है ना, उन रूल्स को समझना जरूरी है। उसमें से एक रूल ऐसा है जिसको तो बहुत जरूरी है तुम्हें समझने का, वो समझने का प्रोसेस क्या है वो समझो सबसे पहले। देखो हाँ बहुत जगह काम आएगा, उसके बगैर कुछ क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएंगे, तो उस चीज को समझो। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही उसी पे डिपेंड है ना, तो ये जरूरी है समझना। उसने कहा है कि अगर एन सी ए, कि एन में से ए ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, अगर इक्वल लिखा हुआ है एन सी बी के, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले कि एन में से ए ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना है और एन में से बी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, और ये इक्वल लिखा हुआ है, तभी पॉसिबल हो सकता है जब ए और बी की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, पहली बात। या फिर एन की वैल्यू किसके इक्वल हो, ए प्लस बी के। ये बात समझनी जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेम इसी के ऊपर डिपेंड है तुम्हारा, वो जरूरी है समझना तुम्हारे को कि इफ NC8, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, NC8 अगर इक्वल है NC2 के, तो बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ NC2। ठीक है, हमें कह रहा है NC2 की वैल्यू बताइए, तो आपने कहा सकते ये तो NCA इक्वल है NCB, दो कॉम्बिनेशन इक्वल, ये रहे, तो 8 और 2 तो इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इज नॉट इक्वल्स टू 2, मीन्स इसका सीधा सा मतलब है कि n की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, दैट इज 8 प्लस 2। n की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, 8 प्लस 2, ये a है ये b है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। अब हम फाइंड कर सकते हैं NC2, मतलब n की वैल्यू तो 10 है, सो NC2 इक्वल्स टू 10C2, और इसको हम सोल्व कर सकते हैं, इट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। क्यों हुआ ऐसा, फॉर्मूला लगाया हमने NCR का, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। देखो वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, बट नॉर्मली चीजों को इतना तो कम से कम क्लियर करो यार, समझ में आए। अब तुम कहोगे सर ये क्या मतलब हुआ, यार नई चीजें समझो पहले इसको, ठीक है ना। नाउ इसके अकॉर्डिंग मैं इसको सोल्व कैसे करूंगा, देखो भाई अब मैं इसको सोल्व करना सिखा रहा हूँ, मैंने तुम्हें फैक्टोरियल तभी समझाए थे कि बच्चा 10 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल लेने दो, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। तो मैं इस 2 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा, 8 को नहीं करूंगा, और 10 को 8 फैक्टोरियल तक ही ओपन करेंगे, तो हम इसको क्या लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो 9 5 जा 45। तो 10 में से दो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 45। अरेंज करने के अलग नंबर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे हिसाब से तुम्हारे को बेसिक जो एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट है वहां तक मैंने तुम्हें समझाया है। हो सकता है हम इसमें कुछ एग्जाम्पल जरूर कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए, ओके। इस एग्जाम्पल पे देखो हमें कह रहा है कि एक कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मेन एंड 3 वुमेन। आपको एक 3 पर्सन की कमिटी बनानी है, आपके पास 2 मैन है और 3 वुमेन है। अब 3 पर्सन बोला है, मतलब कोई भी हो सकता है ना, कि भाई चाहे तो तीनों की तीनों वुमेन हो जाए, 2 मैन 1 वुमेन हो जाए, 1 मैन 2 वुमेन हो जाए। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने पर्सन है, 5 पर्सन में से 3 पर्सन हमें क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। अब यहाँ पे समझना तुम्हारे को ये है कि हमें सिलेक्शन करना है कि अरेंजमेंट करना है। दोबारा सुनना मेरी बात, एक कमिटी बनानी है 3 पर्सन की, जिसमें क्या होना चाहिए, ग्रुप में से 2 मैन एंड 3 वुमेन में से हमें वो कमिटी 3 पर्सन की बनानी है। तो आपके पास 2 मैन है 3 वुमेन है। अब एक तो ये होता कि कमिटी में वो हमें कहता कि आपके पास मैन इतने होने चाहिए, वुमेन इतनी होनी चाहिए, एक केस तो वो बनता है। दूसरा केस ये बनता कि एक मैन तो लेना ही लेना है, तो बचता है कि एक मैन और 3 वुमेन में से बाकी 4 मेंबर 2 मेंबर लेने होते। ध्यान से सुनो, बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं यार। तो इसको अगर मैं सिंपल वे में अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखूं, यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन में, तो मेरे पास टोटल 5 आदमी है, उसमें से 3 आदमी मेरे को लेने हैं। सीधी सी बात ये समझ में आ रही है।
और इनका क्या करना है, कंस्टिट्यूट फ्रॉम ए ग्रुप, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। तो मुझे बस अरेंज करना है कि सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है यार। 3 आदमी 5 आदमियों में से, सॉरी 2 मैन और 3 वुमेन में से 3 पर्सन लेने हैं। तो मैं इसको कैसे लिखता, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, देखो मेरे पास टोटल पर्सन कितने हैं 5, तो इस पूरी नंबर ऑफ वेज के लिए नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट ए कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स, कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि टोटल पर्सन्स कितने हैं मेरे पास, दैट इज n इक्वल्स टू 2 मैन एंड 3 वुमेन इक्वल मैं लिखूंगा 5 पर्सन्स। कितने पर्सन है मेरे पास बच्चा, 5 पर्सन। और सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। तो सिलेक्शन ऑफ 3 पर्सन, तो इस बात से मैं लिख सकता हूं कि r की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3। मुझे 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, टोटल 5 है, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू NCR के हिसाब से 5 में से 3 पर्सन लेने हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, लिख देता हूँ। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो मतलब जितने भी, तुम्हें एक रामबाण इलाज बताता हूँ इस चैप्टर को, या फिर इन जो भी चैप्टर तुम 11th क्लास के पढ़ते हो, अगर तुमने किसी टीचर के वीडियो देख रहे हो तो पहले एक काम करो, जितनी बातें वो टीचर बता रहा है उसको लिख लो, प्रोसेस को समझ लो, ठीक है। फिर गहराई से समझो कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अब जब तुम यहाँ पहुंच रहे हो ना, तो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि यार NPR लगा देते। अगर तुम प्रॉपर एक्सरसाइज पढ़ रहे हो तो तुम्हारा मन कर रहा होगा कि यार NPR लगा देते हैं, 3 और 2 5 में से 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो जगह यहाँ पे बताओ, ऑर्डर मैटर कर रहा है क्या, तुम्हारे दिमाग में ये सोचना है तुम्हारे को, क्या ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले 2 वुमेन आ गई फिर 1 मैन आएगा, या फिर पहले 1 मैन आया 2 वुमेन आएगी, ऑर्डर मैटर थोड़ा ना करना। वो हमें कह रहा है 3 पर्सन बनाओ, 3 पर्सन छांट के लाओ, तो टोटल 5 आदमी। देखो ऐसे है कि मैन 1 मैन 2 वुमेन 1 वुमेन 2 वुमेन 3, ये 5 पर्सन है। तुमने अगर मैन 1 वुमेन 2 को लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, मैन 1 वुमेन 2 और वुमेन 1 को लिया, तो ये क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या, नहीं है, तो वही 3 पर्सन दोनों में, तो ये दोनों को एक ही बात कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। हाँ ऐसी ये भी हो सकती है, वुमेन 2 मैन 1 वुमेन 1, तो ये सारी बातें एक जैसी है यार। सिलेक्शन कर रहे हो, तुम्हें बस 3 आदमी लेके आने हैं, समझ रहे हो। क्लास में 5 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, और मैंने तुम्हें कहा कि 3 बच्चों को बुला के लाओ। अब कोई भी 3 बच्चे ला सकते हो ना तुम, समझ रहे हो। मान लो मैंने किसी को कहा तो वो ABC को लाए 3 को, फिर एक गया वो बोला सर मैं CBA को लाया हूँ, पहले A को भेज दिया फिर B को फिर C को, फिर एक बच्चा है नहीं सर पहले B को भेजा है फिर C को फिर A को, ये अलग बच्चे हैं, मैंने अलग तरीके से सिलेक्ट किया है। ये क्या कहना चाह रहे हो, कुछ मतलब नहीं ना, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ना। अब मुझे कह रहा है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। आप इसको सोल्व करो, पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व नहीं किया था, फिर मैं बताता हूँ इसका मतलब। 5 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखेंगे, डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल 2 से 4, तो आंसर है 5 इंटू 2 10। तो टोटल आपके पास 10 ऐसी कमेटी होंगी जिसमें 3 पर्सन होंगे, इसके हिसाब से 2 मैन और 3 वुमेन से। अब हमें कह रहा है कि ऐसी कितनी कमिटीज होंगी जिनमें 1 मैन हो 2 वुमेन हो। अब फंस गए अपन, क्या कहना चाह रहा है वो कि आपको 1 मैन लेना है और 2 वुमेन लेनी है, ऐसी कितनी कमिटी होंगी। तो मैंने कहा देखो 2 आदमियों में से 1 आदमी लेना है और 3 वुमेन में से 2 वुमेन लेनी है, तो इसमें नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ कमिटीज बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, नंबर ऑफ कमिटी बोला ना, हाँ नंबर ऑफ कमिटी कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन। इस चीज को समझना, देखो इसका कहने का मतलब क्या है, आपको 1 मैन लेना है तो 2 मैन में से 1 मैन को सिलेक्ट करना, सिलेक्टिंग 1 मैन
फ्रॉम टू मेन एंड, मैं एंड क्यों लगा रहा हूं यहाँ पे, और क्यों नहीं लगा रहा, समझाऊंगा। 3 वुमेन में से 2 वुमेन, सिलेक्टिंग 2 वुमेन फ्रॉम 3 वुमेन। अब ध्यान से देखो बच्चा, जब मैंने ये सिलेक्शन कर लिया था और मैंने जब ये सिलेक्शन किया, तो क्या दोनों अलग अलग काम है? हाँ, काम तो अलग अलग है, बट दोनों एक साथ होंगे तभी हमारी कमेटी बनेगी। हाँ, तो इसका मतलब एंड लगेगा। और कब लगता? ये काम अपनी तरफ से पूरा होता, इसको सिलेक्ट करने से कमेटी बन जाती और इसको अलग कमेटी बन जाती। जब दो अलग अलग तरीकों से कमेटी बनती तो फिर हमें दोनों का टोटल करना होता, तब हम प्लस करते। बट ये दोनों मिलकर एक कमेटी बना रहे हैं। जो कमेटी हमें चाहिए, कौन सी कमेटी चाहिए मेरे को? 1 मैन और 2 वुमेन की। इसलिए इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा है, एंड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2C1 इंटू इसको हम लिखेंगे 3C2। 2 में से 1 को सिलेक्ट करना, 3 में से 2 को सिलेक्ट करना। 2C1 को मैं क्या लिखूंगा? 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 3C2 को क्या लिखूंगा? n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, नीचे तो और कुछ नहीं है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 6। तो टोटल कितनी कमिटी बनी बाबा? 6 कमिटीज बनी। अब अगर तुम कहो, मत कहो अभी ना, अब तुम इस चीज को समझो बैठ के आराम से। इससे ऊपर एक और एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल था, क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन से आराम से करो बैठ के प्रैक्टिस। मिसलिनियस एक्सरसाइज जरूर करना, मैं तुम्हें ये हिदायत दूंगा इस चैप्टर में, क्योंकि वहां पे तुम्हारे दिमाग में एक, जब चैप्टर पढ़ लोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्लियरिटी आएगी कि कब कॉम्बिनेशन लगाना है, कब परमुटेशन लगाना है। वो समझने के लिए तुम्हें मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी चाहिए इस चैप्टर की। वो पढ़ लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपका भाई आपके लिए जिंदाबाद है, हमेशा तैयार बैठा है। आप मुझे कमेंट करके बताना, हम एक्सरसाइज की वीडियोस भी बना लेंगे, ठीक है? बस आप ऐसे ही मेहनत करते हुए पढ़ते रहो। कोई भी दिक्कत आए तो पूछो मेरे से। थैंक यू।